Hello friends, this is Muskan from EduPlanet. I hope you all are safe and doing fine. आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 52 जो कि डील करता है डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस से। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डॉक्ट्राइन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके बेसिस क्या है, क्या उसका ऑब्जेक्ट है एंड इस डॉक्ट्राइन की एसेंशियल कंडीशन क्या है। सो हियर गोज द वीडियो। डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1872 का सेक्शन 52 डील करता है डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस से। इस डॉक्ट्राइन को समझने से पहले, इसके मीनिंग को समझने से पहले जरूरी है कि हम कुछ टर्म्स को समझें। लिस का मतलब होता है लिटिगेशन और हम पेंडेंस को यूज करते हैं पेंडिंग के लिए। तो ये डॉक्ट्राइन कहती है डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस मींस डॉक्ट्राइन ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन, यानी ये उन चीजों से डील करती है, उन प्रॉपर्टीज से डील करती है जिनकी लिटिगेशंस जो है कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस जिस मैक्सिम पे बेस्ड है वो मैक्सिम है पेंडेंटे लाइट निहील इनोवेचर। ये कहती है कि when something is in pending, when some suit is in pending, then nothing new should be created or introduced। यानी कि जब किसी चीज से रिलेटेड या किसी प्रॉपर्टी के टाइटल से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट कोर्ट के अंदर पेंडिंग होता है तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई न्यू चीज, कोई न्यू इंटरेस्ट क्रिएट या इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस उसका मीनिंग ये है कि जब किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसके टाइटल से रिलेटेड दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है और वो डिस्प्यूट कोर्ट के अंदर है, यानी उसका सूट या उसकी लिटिगेशन या उसकी प्रोसीडिंग कोर्ट के अंदर है और वो प्रोसीडिंग्स अभी पेंडिंग है, यानी वो डिस्पोज ऑफ नहीं हुई है, तो ऐसे में उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई नया इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए। ये डॉक्ट्राइन पेंडिंग जिस प्रॉपर्टी के टाइटल से रिलेटेड अगर किसी का सूट पेंडिंग होता है और उस प्रॉपर्टी को अगर हम ट्रांसफर कर देते हैं तो बेसिकली ये डॉक्ट्राइन उस ट्रांसफर को प्रोहिबिट करती है और कहती है कि वो ट्रांसफर जो है वैलिड नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी भी डिस्प्यूट जो है कोर्ट के अंदर चल रहा है, कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। तब हम देखते हैं कि इस डॉक्ट्राइन का ऑब्जेक्ट क्या था। इस डॉक्ट्राइन का बेसिक ऑब्जेक्ट ये था टू अवॉइड द एंडलेस लिटिगेशन। अगर ऐसी डॉक्ट्राइन ना हो और अगर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर कर दिया जाए तो ऐसे में लिटिगेशंस जो है बहुत बढ़ जाएंगी, उनका एंड नहीं होगा, और इस चीज को अवॉइड करने के लिए ये डॉक्ट्राइन लाई गई कि किसी भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। किसी भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जो अभी कोर्ट में पेंडिंग है, जिसका जजमेंट आना भी कोर्ट में पेंडिंग है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे या उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई नया इंटरेस्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते। इस डॉक्ट्राइन के पीछे सेकंड ऑब्जेक्ट था कि टू प्रोटेक्ट वन ऑफ द पार्टीज टू द लिटिगेशन अगेंस्ट द एक्ट ऑफ द ऑर्डर, कि एक पार्टी को जो लिटिगेशन की है उसे बचाया जा सके दूसरी पार्टी के एक्ट से। और थर्ड ऑब्जेक्ट था टू अवॉइड द एब्यूज ऑफ लीगल प्रोसेस। अगर हम डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जिसका कोर्ट के अंदर अभी प्रोसीडिंग चल रही है, ऐसी प्रॉपर्टी को अगर हम ट्रांसफर कर देते हैं तो ऐसे में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं, हमारे लीगल प्रोसेस में काफ़ी अब्यूजेस आ जाते हैं, काफ़ी दिक्कत आ जाती है, और इन दिक्कतों को अवॉइड करने के लिए इस डॉक्ट्राइन को लाया गया था। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस का बेस। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें किसी डॉक्ट्राइन का बेस समझ नहीं आता तो हम उस डॉक्ट्राइन को अच्छे से समझ नहीं सकते। और इस डॉक्ट्राइन का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस है, उसका बेस समझने से पहले एक चीज का जानना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि जो इंग्लिश कॉमन लॉ के अंदर जो डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस है उसका बेस
और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस जो सेक्शन 52 के अंदर है, इन दोनों के बेसिस अलग अलग हैं, इन दोनों के बेसिस के बीच में डिफरेंस है। इंग्लिश कॉमन लॉ की जो डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस, उसका बेस है प्रिंसिपल ऑफ नोटिस, आइदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 52 का बेस है प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी। अब मैं आपको इनका डिफरेंस और इनका मीनिंग, या हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर नेसेसिटी की रूल को क्यों रखा, उसको क्यों बेस बनाया, इसको मैं आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी। एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, इनके बीच में डिस्प्यूट है एक प्रॉपर्टी के टाइटल से रिलेटेड, और ये डिस्प्यूट अभी कोर्ट के अंदर है। जब इनके कोर्ट के बीच में अभी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ऐसे में ए जो है वो सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है, यानी कि ए और बी के बीच में प्रॉपर्टी के टाइटल से रिलेटेड डिस्प्यूट था और वो डिस्प्यूट कोर्ट के अंदर पेंडिंग था। ठीक है, जब वो डिस्प्यूट अभी कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, इतने में ए जो है उस प्रॉपर्टी को सी को ट्रांसफर कर देता है, यानी जो ट्रांसफरर ए है वो ट्रांसफरी सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है। और जब कोर्ट का जजमेंट आता है, वो जजमेंट ए के अगेंस्ट में आता है, यानी अगर ए के अगेंस्ट में जजमेंट आता है तो जो सी है उसको प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब सी क्या करता है, वो कोर्ट में चला जाता है रूल ऑफ नोटिस को लेके कि मेरे पास कोई नोटिस नहीं था, ना ही एक्चुअल ना ही कंस्ट्रक्टिव, मुझे किसी तरीके से ये नहीं पता था, कोई नोटिस नहीं था कि इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर करी गई है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट जो है कोर्ट के अंदर चल रहा था। वो रूल ऑफ नोटिस को प्ली लेकर कोर्ट के अंदर जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उसमें काफी डिस्टर्बेंस आ जाएगी, बिकॉज अगर सी ऐसा प्ली लेके आ जाएगा कि मेरे पास नोटिस नहीं था, तो उससे जजमेंट को रिवर्स किया जाएगा और इससे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर काफी दिक्कत आ जाएगी। तो इस चीज से बचने के लिए हम रूल ऑफ नेसेसिटी को बेस रखते हैं, ताकि सी जो है, जो थर्ड पर्सन है, वो ये प्ली ना ले सके कि मुझे इस चीज का नोटिस नहीं था। तो अगर रूल ऑफ नेसेसिटी होगा तो इससे क्या होगा कि अगर ए जो है सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है तो उसका भुगतान सी को खुद ही भुगतना पड़ेगा, उसका भुगतान जो है कोर्ट नहीं मानेगा, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस यही कहती है कि जब किसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है तो उस प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो अगर रूल ऑफ नेसेसिटी, जैसे कि हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर रूल ऑफ नेसेसिटी को हम मानते हैं, तो उस रूल ऑफ नेसेसिटी के थ्रू सी ये प्ली नहीं ले सकता कि मुझे किसी भी तरह का नोटिस नहीं था कि ये प्रॉपर्टी जो है डिस्प्यूटेड थी। आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि हमारे रूल ऑफ नोटिस को रखने का बेसिस क्या था, कि हम रूल ऑफ प्रॉपर्टी को किस बेस पे नहीं रख सकते थे और किस बेस पे हमने रूल ऑफ नेसेसिटी को अपनाया था फॉर द बेस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस। अब हम देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस की एसेंशियल कंडीशंस। डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस की पहली एसेंशियल कंडीशन है पेंडेंसी ऑफ सूट और प्रोसीडिंग, यानी इस डॉक्ट्राइन को एप्लीकेबल करने के लिए, इस डॉक्ट्राइन का प्ली लेने के लिए सबसे जरूरी बात ये है कि किसी सूट या प्रोसीडिंग का पेंडेंट होना, यानी पेंडेंसी में होना, पेंडिंग होना जरूरी है। अगर सूट या प्रोसीडिंग पेंडिंग ही नहीं होगी तो ये डॉक्ट्राइन एप्लीकेबल नहीं हो सकता। इसका सेकंड एसेंशियल कंडीशन ये है कि जो सूट या प्रोसीडिंग पेंडिंग है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर होना चाहिए, यानी उस कोर्ट के अंदर होना चाहिए जिसके पास कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन है, जिसके पास हक है उस केस को डील करने का, उस केस को सॉल्व करने का, जिसके पास ये जुरिस्डिक्शन का राइट है, उसी के कोर्ट के अंदर ये जो सूट है या प्रोसीडिंग है वो पेंडिंग होना चाहिए। अगर किसी ऐसी कोर्ट में ये सूट या प्रोसीडिंग होगा
जहां पर जिसके पास ये कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन ही नहीं होगी, तो ऐसे में सेक्शन 52 एप्लीकेबल नहीं हो सकता। सेक्शन 52 की बाकी की दूसरी कंडीशंस ये हैं कि राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी इन्वॉल्व, कि जो प्रॉपर्टी है, जो जिसका टाइटल डिस्प्यूट में है, जिसके ऊपर कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चल रही है, वो प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या इमूवेबल प्रॉपर्टी का उसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है। डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस की दूसरी कंडीशन ये है कि ट्रांसफर अफेक्ट्स द राइट ऑफ एनी अदर पार्टी, यानी कि जो ट्रांसफर है वो दूसरी पार्टी का जो राइट है उसको अफेक्ट कर रही होनी चाहिए। अगर वो किसी का राइट ही नहीं अफेक्ट करेगी तो वो ट्रांसफर जो है, उस ट्रांसफर के ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस को एप्लीकेबल करने के लिए ये चीज देखनी जरूरी है कि जो ट्रांसफर है वो किसी के राइट को अफेक्ट, किसी दूसरी पार्टी के राइट को अफेक्ट कर रही है, तभी डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट कंडीशन है कि सूट मस्ट नॉट बी कोल्यूसिव, यानी कि जो सूट है वो कोल्यूसिव नेचर का नहीं होना चाहिए, यानी कि जो पार्टीज जो सूट है उनके बीच में आपस में कोई मिली भगत या किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जस्ट टू चीट दी अदर पार्टी। थर्ड पार्टी को चीट करने के लिए उनके बीच में किसी भी तरह का कोल्यूसिव नेचर या सूट का कोल्यूसिव नेचर नहीं होना चाहिए। सूट मस्ट बी प्योर सूट। और डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस की लास्ट कंडीशन है कि प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड और अदरवाइज डेल्ट विद, यानी कि जो प्रॉपर्टी जिसका डिस्प्यूट, जिसके टाइटल से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट के अंदर, उस प्रॉपर्टी को या तो ट्रांसफर किया जाए या उसके ट्रांसफर की प्रोसीडिंग्स या उसके प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया जाए या उसको अदरवाइज डील करा जाए उसके ट्रांसफर के साथ, तभी डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस को एप्लीकेबल करा जाएगा। अगर प्रॉपर्टी ही थर्ड पर्सन को ट्रांसफर नहीं होगी या किसी तरह का उसको ट्रांसफर राइट नहीं मिलेगा तो डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस एप्लीकेबल नहीं हो सकती। तो आज इस वीडियो के अंदर हमने करा डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस का मीनिंग, उसका ऑब्जेक्ट, उसका बेस क्या था। हमने देखा कि इंग्लिश कॉमन लॉ और इंडियन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बेसिस अलग अलग थे। हमने जो है इंडियन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर हमने रूल ऑफ नेसेसिटी को अपनाया था, रादर देन हमने रूल ऑफ नोटिस को नहीं अपनाया, क्योंकि रूल ऑफ नोटिस को अपनाने से थर्ड पार्टी प्ली ले सकती थी। फिर उसके बाद हमने इसकी कुछ असेंशियल कंडीशंस देखी कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस को एप्लीकेबल करा जाएगा। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होती है तो डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस को एप्लीकेबल नहीं करा जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो जरूर समझ आई हो। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट then you can comment us in a comment section. Thank you.